नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। आने वाले त्योहारों को लेकर संवेदनशील होना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटना होगा। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए, इसके निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्योंकि आने वाले अगले महीने में कई सारे त्योहार हैं। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, बकरीद भी है। ऐसे में पिछले दिनों जिस तरीके से माहौल प्रदेश का खराब रहा है, ऐसी स्थिति दोबारा से न हो, इसको लेकर एक बड़ी बैठक ली गई थी, समीक्षा बैठक ली गई थी। कानून व्यवस्था को मजबूत किस तरीके से रखा जाए और संवेदनशील होना कितना जरूरी है, इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की और इस बैठक में प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो शामिल हुए ही, चाहे वो पुलिस विभाग के हो या प्रशासन से जुड़े। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के जो डीएम है, एसएसपी है, एसपी है, ये सब भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जो नगर आयुक्त है तमाम जिलों के, वो इस बैठक में शामिल हुए। और अगर बात करें इस बैठक को लेकर अहम चीज़ों की, तो इस बैठक में बकरीद के पर्व, कांवड़ मेला, सावन के जो मेले हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में कानून व्यवस्था को कैसे मजबूत रखा जाना है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। काफ़ी लंबी, 1.5 घंटे से ऊपर ये बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर चली, जिसमें न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि जो आने वाले पर्व हैं उनकी तैयारियों के सिलसिले में भी लंबी चर्चा की गई। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। शैलेश, करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, क्या निर्देश दिए गए, क्योंकि आने वाले महीने में त्योहार भी हैं और पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी है वो ना बिगड़े, उसको लेकर एक चुनौती भी है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही कहा गुंजन आपने, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये आज की बैठक की गई थी। और अगर हम देखें तो जो एक हिंसा की तस्वीर कानपुर से देखने को मिली थी जून में, उसके बाद ये तीसरी समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री की जो उन्होंने की है। और आज की बैठक में अगर बात करें तो जो बात हुई सबसे ज्यादा वो हुई कांवड़ यात्रा की, बकरीद को लेकर, आगे सावन का महीना है उसको लेकर। कांवड़ यात्रा के सिलसिले में अगर हम बात करते हैं तो ये साफ निर्देश दिए गए कि कांवड़ यात्रा के दौरान नृत्य, गीत, संगीत ये सब होता है, श्रद्धालुओं का उत्पीड़न ना किया जाए। लेकिन जिस तरह के निर्देश इससे पहले अपने ईद के समय देखे थे कि लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर देखिए एक मुद्दा उठा था, तो वैसा ही निर्देश कांवड़ यात्रा के लिए भी है कि जो ध्वनि होगी उसमें वो मानक के अनुसार होगी और सिर्फ धार्मिक गीत वहां पर बजाए जाएंगे। इसके अलावा जो जुलूस होंगे उसमें असलहों का कहीं से कोई प्रदर्शन ना होगा। कोई अप्रिय घटना सामने आती है तो डीएम और पुलिस कप्तान जो होंगे तत्काल खुद मौके पर पहुंचेंगे। और देखिए, सबसे खास जो निर्देश हो ये कि इन त्योहारों के दौरान खास तौर से जो शरारती तत्व हैं वो दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह के जो मामले हैं उन पर निगरानी रखने को कहा गया है। 30 कमेटी के साथ बैठक करने को कहा गया है। और ये भी है कि संवेदनशील क्षेत्र जो है वह अतिरिक्त पुलिस बल होगा। बकरीद को लेकर बात करें तो जिस तरह ईद और अलविदा में नमाज को परिसर के अंदर अदा किया गया था, उसी तरह से बकरीद में भी व्यवस्था होनी चाहिए। और कुर्बानी के जो स्थल होंगे वो चिन्हित होने चाहिए। सिर्फ तय स्थल पे कुर्बानी होगी, कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। इस दौरान एक खास चीज ये भी रही, मुख्यमंत्री ने ईद के दौरान जो व्यवस्था थी, अलविदा की नमाज के दौरान जो व्यवस्था थी, उसकी जी भर तारीफ भी की। बिल्कुल शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के लगभग 4 महीने बाद 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री लगभग 4 से 5 घंटे वहां रहेंगे। इस दौरान 3 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा के दौरान 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आने के बाद सबसे पहले एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र फाउंडेशन के 62वें किचन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री यहां 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रुद्राक्ष भी जाएंगे, जहां पर वो देश के शिक्षाविदों के बीच अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का कल का काशी का दौरा है। 4 से 5 घंटे करीब रहेंगे और करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। कई सारे कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। करीब 2 बजे एलटी कॉलेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन भी कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 1 लाख बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की क्षमता
जिसकी होगी तो कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करना है, जिसके लिए कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद स्वाभाविक रूप से अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। 7 जुलाई को आगमन है और वाराणसी के विकास की एक नई गाथा लिखी जाने वाली है। 45 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिनकी लागत 1812 करोड़ से ऊपर की है। इसमें विशेष रूप से स्पोर्ट्स है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवर लाइन की, वाटर पाइप की और विभिन्न नमो घाट की, साथ ही पुलिस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फायर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और मजबूत करने की ऐसी 45 योजनाओं में शिक्षा जगत भी उसमें जुड़ा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कल के काशी दौरे को लेकर कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, सुनिए सर। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया का नारा दिया था, उसका अपने संसदीय क्षेत्र से कल उसका श्री गणेश कर रहे हैं कि सिगरा स्टेडियम में 350 करोड़ की लागत से योजना केवल यहाँ पे दे रहे हैं और बनारस में 1700 करोड़ की योजनाओं का कल शिलान्यास है। जाहिर सी बात है, चुनाव के बाद 2022 में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री का काशी आगमन हो रहा है, तो उत्साह तो रहेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं और 1810 करोड़ रुपए का कल योजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बनारस के लिए बहुत बड़ी योजना है। बनारस धीरे धीरे सज रहा है। ये कह लीजिए कि बनारस मॉडर्न के रूप में आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लोग आकर के इसको देखेंगे कि बनारस एक मॉडर्न है। मॉडर्न बनारस और मॉडल बनारस विश्व के लिए एक मॉडल। राय साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो दिव्य काशी भव्य काशी की परिकल्पना लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी की परिणाम है कि कल पुनः आ रहे हैं हजारों करोड़ रुपए की सौगात लेकर के। भाई साहब, हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता आज काशी में कल आ रहे हैं और काशी की जनता अपने गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए बहुत ही बढ़ चढ़कर काशी में उनका स्वागत करेगी। और प्रधानमंत्री जी तो सदा से काशी को देते रहे हैं, चूँकि उनकी मेरी काशी है और मेरी काशी की वो पूरी चिंता करते हैं। पूरे विश्व पटल पर काशी का नाम कैसे आगे हो, इसकी वो पूरा चिंता करते हैं। अच्छा, बात युवाओं की वो हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेडियम में साहब युवा हैं और खिलाड़ियों को लेकर खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, बढ़ो इंडिया, तमाम नारे हैं प्रधानमंत्री। जी, और फिट इंडिया है तो हिट इंडिया है। इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज युवाओं का इस समय भारी मात्रा में फिट इंडिया है तो हिट इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी को देखने के लिए बनारस के युवाओं का हजारों की संख्या में यहाँ पे तांता लगेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करेंगे। जालौन के गांव कैथेरी में प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 28 महीने में बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने किया था। 4 लेन चौड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भविष्य में 6 लेन तक विस्तार हो सकता है। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकासी के लिए कुल 13 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा है। परियोजना के आसपास सर्विस रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। ट्रैफिक सुरक्षा के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के ROW के अंतर्गत लगभग 7 लाख वृक्षों का रोपण भी किया जाएगा। एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतर्गत 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 दीर्घ सेतु का भी निर्माण हो रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री और जालौन से भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूरे बुंदेलखंड को बहुत फायदा मिलने वाला है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और सौगात देने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जालौन से करने वाले। हमारे साथ जालौन से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मौजूद हैं। सर, ये आपके संसदीय क्षेत्र से उद्घाटन होने जा रहा है, कितनी बड़ी सौगात है बुंदेलखंड के लिए? सर्वप्रथम मैं देश के उसी प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड की जनता की ओर से उनका स्वागत करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2014 के बाद जो बुंदेलखंड में जनता विकास के लिए तरस रही थी, किसी तरह से प्यासी थी, सारी चीज़ें थी, वहाँ काम नहीं हो रहे थे, उन्होंने केंद्र से योजना देकर उन्होंने काम प्रारंभ कराए हैं। विशेष रूप में कह सकता हूँ कि 12 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। चूंकि बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, अब इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात के बाद और डिफेंस कॉरिडोर के आने के बाद, हालांकि डिफेंस कॉरिडोर आने में भी वक्त है, लेकिन इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद कितना असर बुंदेलखंड में खासतौर से विकास को देखने को मिलेगा और जो पिछड़ापन है वो कैसे दूर होगा? बिल्कुल पिछड़ापन है। जब आप समझते हो कि जहाँ आवागमन के साधन हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जितना जो रोड बुंदेलखंड एक्सप्रेस का निकल रहा है उसके किनारे सब फैक्ट्रियाँ लगना है। अभी भी जगह एक और मतलब एक प्राइवेट लोग जगह लेना प्रारंभ कर दिए हैं, उनके किनारे जब फैक्ट्री लेंगे तो निश्चित हमारा बुंदेलखंड का। कि जालौन में एक कार्यक्रम है, जालौन के ही आप सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, आप अपनी ओर से तैयारियों की किस तरीके से जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे पीएम के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मोर्चा आप ही के ऊपर होगा? विशेष रूप से कल मुख्यमंत्री जी को वहाँ आना था, मैं पहुँच गया था वो सारी चीज़ें, और एक बार बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे मैंने दौड़ा भी किया है, देखा है कहाँ क्या सारी चीज़ें हैं, और 1 महीने पहले भी दौड़ा था, सारी चीज़ें एक बार देखी थी कहाँ क्या सारी चीज़ें हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिनका कहना है कि बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे आने के बाद चौमुखी विकास होगा और वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ MSME मंत्रालय भी टेक्निकल सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल अस्पताल में भर्ती हैं। सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल की तबियत बिगड़ी है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में पल्लवी पटेल भर्ती है। कल रात करीब 10:30 बजे अचानक से तबियत बिगड़ी थी। घर में बैठे बैठे अचानक बेहोश होकर पल्लवी पटेल गिर पड़ी थी। आज दिन भर डॉक्टर्स ने कई टेस्ट किए हैं। कुछ देर पहले सिटी स्कैन भी हुआ है। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि पल्लवी पटेल की सभी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। हालांकि उन्हें अभी ICU में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ऐसा लगता है कि ओवर स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है। तो अपना दल कमेरावादी की नेता है पल्लवी पटेल अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज उनका चल रहा है, तमाम टेस्ट उनके हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ओवर स्ट्रेस की वजह से उनकी तबियत अचानक से बिगड़ी है, क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आपको बता दें, अब से कुछ दिन पहले ही परिवार के अंदर ही काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी। पल्लवी पटेल अपने पिता की जयंती पर अनुप्रिया पटेल से भिड़ती हुई नजर आई थी। कृष्णा पटेल की ओर से भी तमाम बातें कही गई थी। आजम खान परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब्दुल्ला आजम से ईडी के लखनऊ दफ्तर में आज लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। अब्दुल्ला आजम सुबह ईडी के दफ्तर पहुंची। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा को ईडी ने समन जारी किया है। जानकारी के मुताबिक रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को तलब किया है। ईडी के सूत्रों की माने तो आजम खान की बेटे और पत्नी को 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीख में राजधानी लखनऊ के ईडी के जोनल मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इसी सिलसिले में लखनऊ के ईडी दफ्तर में आज सपा विधायक अब्दुल्ला आजम से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। जी भाई, उन्होंने बुलाया था, कुछ ऐसा है नहीं जो छुपाए। तो क्या पूछताछ हुई, क्या सवाल पूछे? जो भी सवाल उनके मुतालिक केसेस थे वो उसके लिए उन्होंने सवाल किए हैं, वो आगे बुलाएंगे, आगे आएंगे। आपकी माँ को भी पूछताछ के लिए आना है, वो कब आएगी? जी, माँ को भी पूछताछ के लिए बुलाया? वो तो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बेहतर बता सकते हैं कब बुलाया उन्होंने, लेकिन अभी जो मुझसे सवालात हुए उनके जवाब दिए। आगे भी वो जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। पूछताछ हुई, अब दोबारा कब बुलाया? कल आऊँगा। दोबारा आएंगे? क्या आपकी माँ भी कल आ सकती है? अब ये मैं बाद में बताऊँगा, अभी तो फिलहाल मुझे ये पता है कि कल आऊँगा। जौहर यूनिवर्सिटी में आर्थिक लेन देन में घोटाले से संबंधित मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया और उस मुकदमे में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। जोनल ऑफिस लखनऊ में बुलाया गया था। सुबह 12 बजे करीब अब्दुल्ला आजम
यहाँ पर पहुंचे थे ईडी ऑफिस और अकेले पहुंचे थे। उनके साथ सिर्फ एक वकील था अब्दुल्ला। इस समय 6:15 बजने वाला है, बाहर निकल रहे हैं। पूछताछ के बाद यहाँ पर अब्दुल्ला से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ईडी ने करीब 6 घंटे लंबी पूछताछ की है और पूछताछ में तमाम दस्तावेज उनसे मांगे गए, तमाम जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उससे संबंधित जानकारियां ली गई हैं, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय तमाम चैरिटेबल ट्रस्ट के पैसे लगे थे, तमाम फर्मों के पैसे लगे थे। बहुत सारे बैंक खाते ईडी ने सर्च किए हैं, खंगाले हैं, उसमें लेन देन कई संदिग्ध पाए गए हैं। लेन देन की संदिग्ध स्थिति साफ होने के बाद अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीम फातिमा को नोटिस देकर बुलाया गया था। कहा गया था कि 15 जुलाई के पहले किसी भी दिन यहां पर दोनों जोनल ऑफिस में आएंगे और अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में वो शामिल हैं या नहीं है वो साफ करना होगा। तो तमाम दस्तावेज अब्दुल्ला आजम आज लेकर आए थे और उनको कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वो कल भी यहां पर आएंगे, लेकिन तंजीम फातिमा कब आएंगी यहाँ ये अभी साफ नहीं है। ये माना जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम के साथ कल उनकी मां तंजीम भी यहाँ पर ईडी के सामने पेश होंगी। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, पीपी गंगा, लखनऊ। वहीं गाजियाबाद में मंत्री संजय निषाद के स्वागत की अजीब तस्वीर सामने आई है। मंत्री संजय निषाद 2 दिन पहले मसूरी स्थित मनमोहक झील का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री की गाड़ी झील तक नहीं पहुंच पाई। मंत्री को झील तक पहुंचने के लिए पैदल ही चलना पड़ा और इस बीच अचानक से बारिश की शुरुआत हो गई। फिर मंत्री आगे बढ़ते रहे और रास्ते में उन्हें कीचड़ से बचाने के लिए बोरियां बिछती रही। मंत्री जी के निरीक्षण के बाद तो निकल गए, लेकिन ये सवाल छोड़ गए कि अगर किसी दूसरे को वहां तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे। अब देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री को कीचड़ से बचाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। जैसे जैसे मंत्री जी आगे बढ़ते गए वहां पर बोरियां लगाई गई। झील का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वहां से निकलना होगा इस कीचड़ भरे रास्ते से तो वो कैसे निकलेगा। आगे बढ़ते हैं कानपुर से बड़ी खबर, जहां स्पा सेंटर में युवक से मारपीट हुई है। युवक से मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बेल्ट और लात घूंसों की जमकर युवक की पिटाई की गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्पा सेंटर में युवक से मारपीट की गई है। देखिए जो वीडियो है ये भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरीके से इस युवक के साथ मारपीट की जाती है। कुछ और लड़के भी नजर आ रहे हैं। स्पा सेंटर की ये तस्वीर है और एक युवक के साथ किस तरीके से बेल्ट से मारपीट की जा रही है, लात घूंसे चलाए जा रहे हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर से तस्वीरें सामने आई है जहां एक युवक की पिटाई की जाती है और कितनी बेरहमी से इस युवक को पीटा जा रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बेल्ट और लात घूंसे चल रहे हैं। किस बात को लेकर ये गहमा गहमी हुई ये तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन कानपुर के स्पा सेंटर का ये वीडियो अब वायरल जरूर हो रहा है। बड़कोट में भारी बारिश की वजह से मोरी के मुख्य बाजार में मलबा आ गया, जिससे सड़क मलबे और पत्थरों का ढेर लग गया। बाजार में खड़े कई वाहन भी मलबे में दब गए। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मानसून की बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद पानी के साथ मलबा बहकर आ रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। ये मलबा गांव की तरफ आने वाले रास्तों पर जमा हो गया है, जिससे आवाजाही में समस्या हो रही है। उधर बड़कोट में आफत की बारिश कहर बनकर बरस रही है। तेज बारिश से भागीरथी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश इस कदर हुई कि मोरी मुख्य बाजार में मलबा आ गया। इन तस्वीरों को देखिए, इस जेसीबी से मलबा साफ किया जा रहा है। मुख्य बाजार में जहां तहां मलबा और पत्थर बिखरे हुए हैं। कुछ वाहन भी मलबे में दब गए हैं।
ये सभी पत्थर बारिश के पानी के साथ बहकर आए हैं। घरों के आसपास पानी इस कदर बह रहा है मानो कोई नदी बह रही हो। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।